तो अब क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं, और उसका बाइंडिंग एनर्जी के साथ में क्या लिंक है ना, उसको देखेंगे। तो क्यू वैल्यू बिल्कुल शॉर्ट में यदि अपन बोलें तो क्या है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले एक बार केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, है ना। केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस तो किए होंगे, है ना, उससे आप फैमिलियर हैं। सपोज दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, वो कंबाइन कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई दो प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। ठीक है। और हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन के केस में हम क्या बोलते थे कि यदि तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हम बोलते थे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया कि इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, ये डेल्टा एच जो है वो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। और यदि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया कि इस रिएक्शन को करवाने में हमको एनर्जी लगती है डेल्टा एच, है ना। अपने को नेट एनर्जी ये रिएक्शन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि एनर्जी रिलीज तो होनी है तो ये अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सबसे सिंपल यदि अपन एग्जांपल देखें तो कार्बन जब बर्न करता है तो बेसिक रिएक्शन क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और CO2 प्रोड्यूस करते हैं और हीट रिलीज होती है ना। किसी भी चीज़ पे अपन आग लगाते हैं तो बेसिक रिएक्शन तो यही है। ठीक है। अच्छा, कार्बन तो अपने चारों तरफ सभी जगह पे है ना। कोई भी है ना, टेबल क्लॉथ है या कोई लकड़ी है, पेंसिल है, कागज है, सब में कार्बन होता है। पर अपने आप तो आग पकड़ता नहीं कोई भी चीज़। किसी भी चीज़ में जब यदि आग लगती है तो एक इनिशियल हीट हमको देनी पड़ती है। वो बात अलग है कि उस रिएक्शन में फाइनली, है ना, वो रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है और जो नेट हीट प्रोड्यूस्ड है वो उस हीट से ज़्यादा होती है जो हमने शुरू में दिया, है ना। शुरू में हमको थोड़ी सी आग लगानी पड़ती है और उसके बाद में जो भी है, लकड़ी है या जो भी चीज़ है ना, वो फाइनली फिर आग पकड़ लेता है तो अपने आप फिर आग लगी रहती है उसमें। अच्छा, जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी एप्लीकेबल है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी दो टाइप के हो गए। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें नेट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। और उस वाले केस में हम जो क्यू वैल्यू है, ये जो डेल्टा एच है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, इसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो उस केस में क्यू वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी उन केसेस में जिसमें नेट एनर्जी रिलीज हो रही है, और जहाँ पे नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे क्यू वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो ऑब्वियस डिफरेंस है वो यही है कि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे इसमें दो एलिमेंट जो कंबाइन किए आपस में ए और बी, उनके न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस सेम रहता है पर इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया और नए एलिमेंट्स बन गए। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, क्यू वैल्यू देखने के पहले अपन एक बार देखते हैं कि अपन ने पिछले वीडियोस में जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट की थी। तो सपोज हीलियम न्यूक्लियस है कि नहीं। टोटल मास उसका 4 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है इस न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए हमको 2 न्यूट्रॉन चाहिए और 2 प्रोटॉन चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ऑब्जर्व क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है ना, ये इसको मैं मास इनिशियल बोल दूं, और ये जो राइट हैंड साइड का जो मास है इनमें डिफरेंस है। ठीक है। तो इस वाले केस में जैसे जो मास डिफरेंस है वो क्या हो गया, Mi माइनस mf, और इसको यदि अपन लिखें तो ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो Mi हो गया, और माइनस मास ऑफ हीलियम। ठीक है, ये डेल्टा m हो गया। तो हमने इस डिफरेंस ऑफ मास को कैसे एक्सप्लेन किया
हमने कहा कि ये मास जो है वो एनर्जी बन करके रिलीज हो गया, है ना, और मास और एनर्जी का इक्विवेलेंट अब हमको मालूम है ना, आइंस्टीन ने इसकी रिलेशन हमको दे दिया था। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई इसमें, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, इतनी एनर्जी बन करके जो है वो रिलीज हो गई। इस रिएक्शन में ये एनर्जी रिलीज हो गई और यही एनर्जी जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है इसकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इसका जो इक्विवेलेंट सिचुएशन हमने क्या देखा था, तो इसका जो इक्विवेलेंट सिचुएशन जो अपन ने किस तरह से विजुलाइज किया था, यदि किसी बिल्डिंग के ऊपर से, है ना, और बिल्डिंग की हाइट सपोज यदि h है ना, बिल्डिंग के ऊपर से यदि हम किसी मास को गिरा देते हैं तो इस मास के पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है, mgh, और ये सारी एनर्जी जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, वो एक तरह से रिलीज हो गई, ठीक है। हम कह सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो गई एग्जैक्टली उस तरह से जिस तरह से यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल करके रिलीज हो गई। अच्छा, और इस केस में भी ये जो एनर्जी रिलीज हो गई इसको आप बाइंडिंग एनर्जी के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या निकला कि यदि इस हीलियम एटम में से ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अपन को अलग अलग करना होगा तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये बाइंडिंग एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमको यदि इस वाले स्टेट से इस वाले स्टेट में जाना है तो हमको ये बाइंडिंग एनर्जी दोबारा से लगानी पड़ेगी, ठीक है, इसको अलग अलग खींचने के लिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे, यदि हमको इस वाली सिचुएशन से इस सिचुएशन पे दोबारा पहुंचना है तो मतलब क्या हो गया, इस पार्टिकल को हमको उठा करके वापस यहाँ रखना पड़ेगा। तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, mgh एनर्जी चाहिए होगी, है ना, और वो एनर्जी जो है वो बेसिकली इस E के बराबर है। जितनी एनर्जी रिलीज हो गई वही एनर्जी हमको चाहिए इसको सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई इस रिएक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये Q वैल्यू के बराबर है ना। ये जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई इस वाले केस में, है ना, ये इस रिएक्शन की Q वैल्यू है, ठीक है। और चूंकि डेल्टा M जो है वो क्या है, पॉजिटिव है इस केस में, है ना, डेल्टा M पॉजिटिव है, इसका मतलब नेट एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगेन, और नेट एनर्जी रिलीज हो रही है का मतलब क्या निकला कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और अगेन जैसे अपन ने केमिकल रिएक्शन के केस में देखा था, है ना, इस तरह के रिएक्शन बिना एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए अपने आप नहीं होते, है ना। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो कई हैं, है ना, तो पर ऐसा तो नहीं है कि ये रिएक्शन हो करके और कॉन्टिन्यूसली हीलियम बन रही है अर्थ पे, ठीक है। ये रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, ये हम जब इस चैप्टर के एंड में न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस तरह के रिएक्शन के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमको कहाँ मिलती है, स्टार्स में मिलती है ना। जैसे सन में और स्टार्स में वहाँ पे इस तरह के रिएक्शंस होते हैं लार्ज स्केल पे और उसमें नेट एनर्जी रिलीज होती है और वही सन की एनर्जी है जो अपने को यहाँ पे अर्थ पे मिलती है ना। ये अपन इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, पर मतलब शॉर्ट पॉइंट ये है कि जैसे केमिकल रिएक्शन में हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, मतलब अपने आप हो जरूरी नहीं है ना। इस वाले रिएक्शन को भी होने के लिए हमको एक कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, E0, और वो E0 प्रोवाइड करने के बाद में ये रिएक्शन होगा और जो एनर्जी जो निकलेगी वो E0 से भी ज़्यादा होगी और नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q वैल्यू के बराबर, ठीक है। कोई एक एनर्जी निकलेगी सपोज E1, ठीक है, और ये E1 माइनस E0 जो है वो Q वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला केस तो हमने बाइंडिंग एनर्जी के कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया। अब बिल्कुल सिमिलर केस है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जनरल रिएक्शन में और इस वाले रिएक्शन में डिफरेंस केवल यही है कि जनरल रिएक्शन में जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही हो, है ना, कोई भी दो न्यूक्लियस हो सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी, है ना, कुछ भी एक न्यूक्लियस से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो उसके लिए भी अपन सेम लॉजिक यूज करके Q वैल्यू निकालेंगे,
तो एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, A+B। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन देख रहे हैं अपन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये ABCD जो है वो न्यूक्लियस है, 4 अलग अलग न्यूक्लियस हैं, और प्लस एनर्जी है ना, एनर्जी Q वैल्यू, ठीक है। तो Q वैल्यू यदि अपने को निकालनी है तो एग्जैक्टली अपन मास डिफरेंस निकालेंगे, मास डिफरेंस। और मास डिफरेंस क्या निकालेंगे? इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? Ma प्लस Mb माइनस Mc प्लस Md, ठीक है। और Q वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी इस रिएक्शन की? मास डिफरेंस इंटू C², ठीक है। अच्छा, मास डिफरेंस यदि आपका AMU में आता है, मतलब मास डिफरेंस जो है वो AMU में निकाल रहे हैं, kgs में या उस तरह की यूनिट्स में नहीं निकाल रहे हैं, तो एक AMU, ये अपन देख चुके हैं, एक AMU का एनर्जी इक्विवेलेंट जो है वो कितना होता था? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, या 931 भी यूज करते हैं कई बार। तो डेल्टा M यदि AMU में है तो Q जो है वो सीधा डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये Q वैल्यू हो जाती है किसी भी रिएक्शन की, ठीक है। अच्छा, और डेल्टा M यदि पॉजिटिव है, डेल्टा M यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब इस रिएक्शन में मास घट रहा है ना, तो ऑब्वियस है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो Q वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और डेल्टा M यदि नेगेटिव है तो Q वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अच्छा, ये तो तरीका क्या हो गया? किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का Q वैल्यू हम मास डिफरेंस के आधार पे यदि कैलकुलेट करके निकालते हैं तब। केस में क्या हो सकता है, जैसे हमको मास डिफरेंस की जगह हमको क्या दे रखा हो, ABCD का बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो इन चारों न्यूक्लियस की, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी से हम Q वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, वो तरीका भी देख लेते हैं, है ना। वो मेथड 2 हो जाएगा एक तरह से Q वैल्यू निकालने का। तो अब अपन मेथड 2 कर रहे हैं, है ना, बाइंडिंग एनर्जी यूज करके Q वैल्यू निकालेंगे। तो कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं अपन, A+B, सपोज C बना रहा है ना, लेने को एक और न्यूक्लियस ले सकते थे, है ना, उसमें लिखना ज़्यादा पड़ जाता, कंसेप्चुअली इससे भी आप, है ना, इक्वली अच्छे से आप समझ सकते हैं। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, वो तो सेम ही रहते हैं। तो A में यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स P है और इसमें Q है, तो C में कितने होंगे? P+Q होंगे, है ना, मास नंबर तो जो है कंजर्व रहता है। तो हम Q वैल्यू कैसे निकालते थे? Q वैल्यू जो है वो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C, ये आपका मास डिफरेंस हो गया, इनटू एनर्जी ऑफ 1 AMU, है ना, एनर्जी ऑफ 1 AMU 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इस तरह से निकालते थे अपन। अच्छा, सपोज अपने को A, B और C की बाइंडिंग एनर्जीज दे रखी है। जब दो टर्म्स अपन डिफाइन कर लेते हैं, सपोज कि न्यूक्लियस है X और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन सपोज P है, ठीक है। तो mx जो है वो हम लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस X, और mnpx ये क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन X, ठीक है। और ये न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज हीलियम न्यूक्लियस है ये वाला, तो mnpx क्या हो जाएगा? mnpx जो अपन लिख रहे हैं हीलियम के केस में, वो हो जाएगा ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। इसी तरह से अपन ने बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में अब अपन इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन ने ये दोनों टर्म्स को डिफाइन कर लिया। ये वाली टर्म जो है वो वही है
जो बाइंडिंग एनर्जी के केस में लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होती थी, मास ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स और फ्री प्रोटॉन्स, जिसको मिल करके एक्स का न्यूक्लियस बना। तो अब हम लिखते हैं, हमको बाइंडिंग एनर्जी चूंकि दे रखी है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, MMNPA माइनस मास ऑफ ए इंटू EU, ठीक है। इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन बी माइनस मास ऑफ बी, है ना, जो न्यूक्लियस है वो, इंटू EU। और मास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी, सेम चीज, NPC माइनस MC इंटू EU, ठीक है। ये हो जाएगा, थोड़ी जगह कर देते हैं। तो वैसा करते हैं, जो ये वाला रिलेशन है इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू MA माइनस MNPA प्लस MB माइनस MNPB माइनस MC माइनस MNPC इंटू EU, है ना। ये लिख सकते हैं अपन। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, वो तो सेम ही है, ठीक है। और ये जो अपन ने रिलेशन जो लिखा, इसमें ये दो टर्म्स नेगेटिव में आ रही, ठीक है, और ये वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव में आ रही, ठीक है। अच्छा, ये तो अपन देख ही सकते हैं कि MNPC जो है वो किसके बराबर होगा, MNPA प्लस MNPB, है ना। और ये क्यों है, क्योंकि बेसिकली P प्लस क्यू, ये तो P प्लस क्यू के बराबर है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही तो है। ये तो हम मतलब सिंपल एडिशन कर रहे हैं, है ना। राइट हैंड साइड में C में यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 16 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 16 न्यूक्लियॉन्स होने ही है, और हम इनको इंडिपेंडेंटली ऐड कर रहे हैं, है ना। हर न्यूट्रॉन को, हर प्रोटॉन को अलग अलग ऐड कर रहे हैं। तो ये तो सीधा अलजेब्रिक सम है, ठीक है, सिंपल एडिशन है, तो इसको तो बराबर होना ही है। तो इस तरह से हमने रीअरेंज कर लिया इसको। तो अब आप देखें, ये जो तीनों मास डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे जो अपीयर कर रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम है। साइंस का बस ध्यान रखें। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, ठीक है। ये Q वैल्यू हो जाएगी रिएक्शन की। अच्छा, ये रिलेशन जो आया है ना, इसको जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को जो अपन ने कर्व देखा था, है ना, उसके साथ एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व अपन पहले भी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इस वाले रिएक्शन में ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं है, है ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की। किसी भी प्रॉब्लम में यदि आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखा है, तो उसको टोटल बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर अपन सॉल्व करेंगे उसको। तो इस वाले रिलेशन में देखें, किसी भी रिएक्शन में यदि जो फाइनल न्यूक्लियस जो बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो नेट एनर्जी रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि उस केस में Q वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, है ना। यदि बाइंडिंग एनर्जी C की BeA और BeB से ज़्यादा है तो Q वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो नेट एनर्जी रिलीज होगी। तो इस वाले केस में आप देखें, नेट एनर्जी रिलीज होने वाले केसेस कौन से होंगे। जो हाईएस्ट पॉइंट जो था आयरन वाला था, है ना, यहाँ पे तो दो तरह के केस हो सकते हैं जो अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे, कि भाई या तो यहाँ के दो न्यूक्लियाई जो है कंबाइन कर जाएं, है ना, कंबाइन कर जाएंगे तो ऑब्वियसली Z वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस वाले रीजन का कोई न्यूक्लियस बन जाएगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन दोनों न्यूक्लियाई से ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शंस जो हैं वो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। और दूसरा ये है कि इस तरफ जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो बड़े वाले न्यूक्लियस है, अब वो दो कंबाइन करके इस तरफ तो जाएंगे नहीं भाई, दो कंबाइन यदि करेंगे तो वो तो इस तरफ चले जाएंगे ना। तो इस तरफ वाले न्यूक्लियस को यदि स्टेबल होना है तो वो क्या करेंगे, तो वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, है ना। बड़ा न्यूक्लियस जो है वो
दो छोटे न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और इन दोनों जो छोटे वाले न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस वाले न्यूक्लियस से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये वाले केसेस जो हैं वो क्या होते हैं, फिशन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन ये दोनों अपन इसी चैप्टर में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है।